हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसके क्रम में अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके पहले के जो 11 प्रैक्टिस हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जा करके सब के सब देख लीजिए। इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग कंप्लीट 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं और इस 15 नंबर में आपको पैसेज और साथ में जो ग्रामर वाला मतलब की सेक्शन है, यानी कि जो व्याकरण के 9 टॉपिक्स हैं, वो सारे पॉइंट्स इन वीडियोस के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या खास क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और कम से कम अपने 1 या 2 फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एज ऑलवेज हमने पहला जो सेक्शन है वो वर्तनी शुद्धिकरण का लिया हुआ है। कह रहे हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ध्यान क्या रखना है कि हमसे सही पूछ रहे हैं या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे सही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है? प्रतिज्ञा, उत्कर्ष, महात्म्य या फिर सहस्त्र। यदि आपने यूपी पीसीएस के एग्जाम्स देखने का चस्का पाल रखा होगा, यानी कि आप यूपी पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनको देखते हैं, तो आप देखिए 2024 में ये वाली वर्तनी पूछी गई थी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने उठाया कहाँ से है? तो वीडियो जो री एग्जाम हुआ था 2023 में, वहाँ से। ठीक है, चलिए यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जो उत्कर्ष की वर्तनी है ना, वो एकदम शुद्ध शुद्ध लिखी है, बाकी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रतिज्ञा किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ज्ञा होता है, मतलब जो ज्ञा है वो होता है, आधा गा और या नहीं होता। ठीक है, वहीं अगर हम महात्म्य की बात करें तो महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। क्या होता है? एक सेकेंड, महात्म्य। ठीक है, इस तरह से होता है। सहस्त्र इस तरह से नहीं होता है, कैसे होता है? सहस्त्र। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आप अभी एक्सप्लेनेशन में आपको इसकी सही वर्तनी आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए प्रतिज्ञा से होता है, महात्म्य होता है। ठीक है, और ये होता है सहस्त्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शंस क्या है? अनजान, अनजान, अन्नजान या अनजान। तो आप देखिए इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा उत्तर सी वाला, यानी कि अनजान कैसे होता है? तो आ न जान। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है अनजान। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नीचे मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में से जो शुद्ध शब्द है आपको उनका चयन करना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास जो पहला शब्द है वो आपको दिए हुए हैं अद्वितीय, दूसरा शब्द है अद्वितीय, तीसरा है अगीतीय और चौथा है अगीतय। तो आपको सभी को पता है कि जो अद्वितीय शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका जो सही वर्तनी है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस क्या है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। तो देखिए पढ़ने में तो सब एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन वर्तनी शुद्धिकरण में आपको ध्यान रखना है कि आपको आंख खोल करके बैठना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अस्पृश्यता। ठीक है, इस तरह से होता है। और जो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है वो आप देखें तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है। कहाँ पे? अनुच्छेद 17 में। कहाँ पे है ये? तो फंडामेंटल राइट्स में है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला आर्टिकल है, इस वजह से भी हमने आपको बता दिया अस्पृश्यता शब्द दिखने की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 मतलब विकल्प में से आपको सही शुद्ध जो शब्द है उसका चुनाव करना है। अभीष्ट, अभीष्ट, अभिष्ट या फिर अभीष्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी बी वाला, यानी कि अभीष्ट होता है। क्या होता है? अभीष्ट, अभीष्ट। ध्यान से देखिएगा, ठ मतलब कि सही टिक कर दीजिएगा, क्योंकि टा होता है, ठा नहीं होता। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। अगला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आ रहा है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आपको फेमिनिन जेंडर कौन सा है बताना है। आज्ञा, मार्ग, गृह या फिर परिमाण। ठीक है, तो यदि हम इसके सही शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आज्ञा। कहते हैं ना आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी जाती है, तो क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। मार्ग और इसके साथ साथ परिमाण और गृह, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है,
अगला देखिए, कह रहे हैं कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन क्या है, वचन, प्रहार, सर्प या फिर कुंडली। उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि कुंडली। तो कुंडली जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। प्रभाव, निर्माण, विवाह या फिर भाषा। तो विवाह होता है, इस वजह से विवाह तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी शादी होती है तो शादी लिखा होता है तो वो तो स्त्रीलिंग हो जाता है। निर्माण किया जाता है तो ये भी जो है पुल्लिंग हो जाएगा। प्रभाव पड़ता है, किसी भी भाषा का देखिए, किसी भी चीज का आप देखें तो प्रभाव क्या होता है, पड़ता है, अर्थात ये भी पुल्लिंग है। बचा क्या, भाषा, तो भाषा बोली जाती है, तो ये हो जाएगा अपना स्त्रीलिंग, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो आपके लिए इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है, ठीक है। चलिए, शब्द क्या क्या है, कवि है, सम्राट है, नेता है और विधुर है। तो चलिए देखिए, कवि का जो है वो तो हो जाएगा कवित्री। तो देखिए ये कवित्री गलत लिखा है, तो कम से कम एक ऑप्शन तो निकल, मतलब हट गया। कवियत्री, ये सब आप देखिए कवित्री ही गलत लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, क्योंकि केवल ये थोड़ी ना देखना है कि क्या होगा, ये भी तो देखिए ना कि सही वर्तनी भी होनी चाहिए। तो कवित्री की वर्तनी यदि आपको पता है तो आपको इस एक विकल्प से ही सारे के सारे उत्तर का जो पता है वो मिल जाएगा। तो देखिए, कवित्री, सम्राट का क्या होता है, साम्राज्ञी, और नेता का होता है नेत्री, और विधुर का होता है विधवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश का विलोम क्या है। तो प्रकाश का विलोम क्या होगा, अंधेरा, तम, अंधियारा या अंधकार। तो ये हो जाएगा अपना अंधकार, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो प्रकाश का विलोम क्या होता है, अंधकार हो जाता है। अंधियारा जो शब्द है इसका विलोम अगर देखें तो ये हो जाता है उजियारा, और तम का जो है विलोम होता है आलोक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे साहचर्य का विलोम कौन सा है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, वैमनस्य, असहयोग, अलगाव या फिर विनियोग। तो साहचर्य का जो मतलब विलोम होता है वो होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव। तो साहचर्य का विलोम देखिए अलगाव होता है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है। वैमनस्य का जो विलोम है वो क्या होता है, वो होता है सौमनस्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं स्पृश्य शब्द का जो सही विलोम है वो आपको बताना है। तो स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। ईमानदारी से इसमें आपको यह देखना है कि सही वर्तनी कौन सी है, क्योंकि सब तो एक ही जैसा लग रहे हैं। तो आप देखिए, इसका जो सही शब्द है वो हो जाएगा अस्पृश्य, ठीक है। तो स्पृश्य शब्द की जो सही वर्तनी है वो अस्पृश्य है। इसमें केवल और केवल स्पृश्य में अ उपसर्ग लगा दीजिए, तो इसका जो विलोम है वो बन करके निकल आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि साधु का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। तो साधु का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असाधु, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। आगे देखिए, सहोदर, ये बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा, परोदर नहीं होगा, अधर नहीं होगा, अन्योदर होगा, ठीक है। तो सहोदर मतलब होता है कि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जो दो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं सहोदर। जबकि पापा भले ही एक ही हों लेकिन अलग अलग मम्मी के कोख से जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं अन्योदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। और आपको भरोसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, देख रहे हैं इतने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास अग्नि के पर्याय को लेकर के, वैश्वानर, अनल, अमी या फिर रोहिताश्व। तो थोड़ा टफ टाइप का दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको पता है कि जो अमी है वो किसका पर्याय है, तो मतलब कि जो अमी है वो किसका जो है विलोम या पर्याय है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो जाने रहिए, ये क्या हो जाएगा। तो अग्नि का पर्यायवाची देखिए तो अमीय नहीं है, बाकी वैश्वानर भी है, अनल भी है, रोहिताश्व भी है, ठीक है। तो देख लीजिए, अमीय जो है ये अग्नि का पर्याय ना होकर के किसका है, तो ये अमृत का पर्याय है। और अमृत के अन्य पर्याय क्या हो जाएंगे, सुधा, अमी, पीयूष और सोम तथा जीवनोदक। वहीं अग्नि की पर्यायवाची को देखें तो आग है, ज्वाला है, दहन है, वैश्वानर है, वायु, शखा, हुताशन, अनल, पावक और कृषाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बना हुआ है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसको आप क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखिए, प्रतिश्रुति, तो प्रतिश्रुति तो नहीं होगा।
व्याज स्तुति ये भी नहीं होगा, अनुलोम भी नहीं, अनुश्रुति होता है। ठीक है, तो जो अनुश्रुति है वो होता है कि परंपरा से जो है चीजें चली आ रही हैं, लोग एक दूसरे को केवल बता ही रहे हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला देखिए, और ये क्या है, ये जो प्रतिश्रुति शब्द है ना उसके बारे में दिया है कि किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन जो है ना उसको कहते हैं प्रतिश्रुति। ब्याज स्तुति जो है निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए ये प्रयुक्त होता है। अब देखिए कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, अजय तो जो मतलब कि हमेशा ही विजय करता है उसके लिए होता है, यानी कि जिसके पराजय ना हो। शत्रु जयित, ये तो शत्रु पे विजय करने टाइप का होगा। अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, तो शत्रुविहीन क्या हो जाएगा कि जिसका कोई शत्रु हो ही ना, तो जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है उसको कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, चलिए कह रहे हैं खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, अन्वेषक, अनुपम या फिर अन्विति या निवेशक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्वेषक। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही है। और जो अनुपम शब्द दिया है उसका मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा ना हो। वहीं यदि निवेशक की बात करें तो निवेशक मतलब होता है निवेश करने वाला या फिर पूंजी लगाने वाला। और अन्विति का मतलब क्या होता है, तो परस्पर संबद्धता या एकता है जो है ना वो होता है अन्विति का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपसे इसमें 18 से लेकर के 22 तक प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको गद्यांश ही पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि समाज की विषमता जो है ना वो शोषक की जननी है। ठीक है, समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को एक स्थान पर शोषक तथा वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। ठीक है, जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता कहते किसे हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। अर्थात किसी ना किसी रूप में हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और जो कंज्यूमर है वो शोषण का शिकार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेद पोशों व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर के बांट लिया। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। तो ये जो नेता वगैरह है ना, इनके द्वारा ही शोषण जो है वो दिया गया है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का पेट ही इतना बड़ा है। आगे देखिए, उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आ जाते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वो वास्तव में कहाँ रखने लायक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में है, मतलब जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो ना किसी पार्टी के वोट बैंक है और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा।
और ना ही ज़्यादा संपन्न। ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती, ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ना ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ समझिए, फिर इसका तो क्या ही कहें। क्या होगा इस देश का, ये तो भगवान ही जाने। तो ये लेखक ने अपने जो विचार हैं वो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार को लेकर के व्यक्त किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे क्या कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ये भी यूपी ट्रिपल पीईटी का ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है 2022 वाले का। पहला क्या है, कह रहे हैं कि हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। पहला देखिए, सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्ध जनों का वर्ग। दूसरा, किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग। तीसरा, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। चौथा क्या है, आधुनिक सफेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथा कथित बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से कौन वंचित है। तो अभी हमने देखा था कि जो मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डाल करके रहने वाले अशिक्षित और दुर्बल वर्ग हैं, वही उन्हीं के बारे में बातें की गई थी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं। तो जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो शोषण का शिकार होते हैं। पहला देखिए कि उपयुक्त रोजगार विहीन नव युवककरण, यानी जो पढ़े लिखे हैं फिर भी उसके बावजूद भी आप देखें तो उनको नौकरी नहीं है। दूसरा, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता समूह। तीसरा, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल। और चौथा है नौकरशाह और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी वाला होना चाहिए कि वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। ऑप्शन देखिए, गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित। दूसरा क्या है, उच्च शिक्षित और धनाढ्य। तीसरा है घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश। और चौथा क्या है कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। ठीक है, तो समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्याएं हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए, जीवन यापन पर जो आर्थिक परेशानियां हैं, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। मतलब कि कौन है जिनके कारण ये सारी चीजें हैं। तभी हमने देखा था राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक। ठीक है, तो आप देखें ऑप्शन के हिसाब से विशेषण और विशेषण शब्द तथा एक प्रत्यय। ठीक है, तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द दोनों ही विशेषण इकाई के शब्द हैं और दोनों शब्द में एक प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। ठीक, तो यही रही आज की अपनी वीडियो। हमने आज 22 क्वेश्चन से शामिल किए थे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो के लिए आप जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके रखें, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।